गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो आज अपन जो है वो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ऊपर देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे न्यूमेरिकल आ रहा है। द बॉब ऑफ पेंडुलम कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 39.2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट मीटर एंड इट इज एट रेस्ट। द एंगल मेड बाय द पेंडुलम विद द वर्टिकल विल बी इफ द मास ऑफ द पेंडुलम इज दिस एंड जी इज दिस। सबसे पहले न्यूमेरिकल करते वक्त डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने के बाद उसके अंदर जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो लगाओ। उसके बाद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व करो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व करने के बाद इक्विलिब्रियम देखो कि ऐसे और ऐसे में आ रहा है क्या, और इक्विलिब्रियम आ रहा है तो इसी और इसी दो अलग अलग इक्वेशंस लिखो, हॉरिजॉन्टल की अलग, वर्टिकल की अलग। ठीक, चलो काम पे लग जाओ फटाफट। अब कुछ क्वेश्चन तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ। परीक्षा में जो है हो सकता है फिर नया क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे फिर तुम्हें करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझा दिया है, एक बार ट्राई करो। ठीक है, पॉज का बटन दबा ट्राई करो फटाफट। चलो अब मैं करवा रहा हूँ, जिसको नहीं बनाया है और जिसको बन गया है वो भी चेक कर ले। ये पेंडुलम ऑफ कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ दिस, तो भाई सबसे पहले तो पेंडुलम बनेगा, बना देते हैं पेंडुलम। बन गया पेंडुलम। पेंडुलम कैरीज ए इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻20। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। कैरीज चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻20। चलिए सॉरी 39.2 इंटू 10⁻⁻10। तो चार्ज इसके ऊपर मैंने रख दिया, चार्ज इधर ही लिख देता हूँ। चार्ज इज इक्वल टू 39.2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा है तो चार्ज है पॉजिटिव, और रख दिया है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनता, ठीक है, मान लो कि ऐसा बन गया है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका कोई एरो से निशान बनाना पड़ता है। तो मान लो इधर है तो हमको ये पता है कि इस साइड होता है पॉजिटिव और इस साइड क्या होता है निगेटिव। अब जब पॉजिटिव और निगेटिव होता है तो पॉजिटिव से रिपेल होके वो निगेटिव पे जाएगा, तो उस केस में पेंडुलम ऐसा कुछ हो जाएगा। आई बात समझ में? ये पेंडुलम ऐसा कुछ हो जाएगा, और जब ये पेंडुलम ऐसा कुछ हो जाएगा तो उसका जो वेट है, क्या है उसका वेट, वो नीचे की तरफ लगेगा mg। आई बात समझ में? नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ क्या लगेगा यहाँ पे टेंशन T। मान लो कि इसने एंगल बना लिया थीटा, उसने पूछा है कि एंगल कितना, यही तो पूछ रहा है वो। एंगल मेड बाय द वर्टिकल, एंगल मेड बाय द पेंडुलम विद द वर्टिकल, इसका मतलब वर्टिकल के साथ पेंडुलम कितना एंगल बना लेगा ये पूछा है। तो ये प्लस वाला है, कौन प्लस वाला है? पेंडुलम निगेटिव से अट्रैक्ट हुआ तो इसके ऊपर एक फोर्स इस साइड लगा, उस साइड जो फोर्स लग रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? कूलम्स फोर्स। और कूलम्स फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू QE। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी रखा जाएगा तो F इज इक्वल टू डेल्टा QE लिखाया था ना मैंने तुम्हें को फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है। ये F क्या है? F इज फोर्स, किस पे लग रहा है? डेल्टा Q पे, या उस चार्ज पे लग रहा है तो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। और E क्या है? तो E इलेक्ट्रिक फील्ड है। E क्या है? E इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब ये फोर्स इधर लग गया, टेंशन इधर हो गया। अब क्या करो कि इसके कंपोनेंट्स मारो। ठीक है, इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स कर दो, एक इस साइड एक इस साइड, तो एक ऊपर एक इस साइड। तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। अब ये जो टेंशन है इसका एक कंपोनेंट इस साइड हो गया T cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस साइड हो गया, ये क्या हो गया? T sin थीटा। आ गई बात समझ में? अब सिंपल है कि अगर इस वाली एक्सिस की बात की जाए तो ये बैलेंस्ड है। अरे अटक गया ना वो यहाँ पे जाके, तो इक्विलिब्रियम है। तो यू में इक्विलिब्रियम है तो ये वाला इसके बराबर एक इक्वेशन बन गई, और यू में इक्विलिब्रियम है हॉरिजॉन्टल में तो ये वाला इसके बराबर दूसरी इक्वेशन बन गई। तो दो इक्वेशन हम बना लेते हैं इसकी। ठीक, तो दो इक्वेशन बना लेते हैं फटाफट। दो इक्वेशन कौन कौन सी? तो पहली हॉरिजॉन्टल में बना रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल में बन रही है T sin थीटा इज इक्वल टू QE, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड T cos थीटा इज इक्वल टू, बोलो
mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आ रही बात समझ में? अब देखें, पूछा है एंगल, एंगल पूछा है तो क्या करो कि इसको इससे डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो कुछ कट पिट जाएगा, टी से टी कट गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन एम जी। तुम इसको चाहो तो फॉर्मूले जैसा याद कर लो, ठीक है, बार बार इक्वेशन बनाने की इच्छा नहीं हो रही, फॉर्मूले जैसा याद कर लो तो भी काम चल जाता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एम जी, फॉर्मूले की कॉपी बनाओ, उस फॉर्मूले की कॉपी में ऐसे फॉर्मूले लिखो, डायग्राम बनाओ, ठीक है, डायग्राम जरूर बनाओ उसके अंदर, ये डायग्राम बनाओ कि ऐसा डायग्राम का क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक। अब जैसे मान लो कि तुमको फॉर्मूला ही याद होता तो उस केस में तुम क्या करते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू, क्यू यानी चार्ज, चार्ज तुम्हें पता है कितना, ठीक है, ये चार्ज इसमें डाल देते 39.2 इंटू 10 टू दी पावर -10 इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड उसने दिया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे 20 इंटू 10 टू दी पावर -3 +3 है, तो 20 इंटू 10 टू दी पावर +3 है, ठीक। होल अपॉन में एम जी, एम उसका मास है, तो मास ऑफ द पेंडुलम दे रखा है उसने, मास ऑफ द पेंडुलम इज 8 इंटू 10 टू दी पावर -6, और जी की वैल्यू बोल रहा है 9.8 ले रहा है, तो 9.8 ले लो, पॉइंट में बोल रहा है तो पॉइंट में ले लो क्योंकि ये कट रहा होगा 9.8 से, ठीक। अब देखो 9.8 से ये कैंसिल आउट हो जाता है, कि मेरे को पॉइंट होता है तो लगता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 8 4 32, 2 4 कैरी होगा, 9 36 और 4, ठीक, तो ये हो गया। अब उसके बाद ये इससे 2 बार कैंसिल, अब ये वाला जो 2 है ये 20 से 10 बार कैंसिल, तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 ही 10 टाइप चीज़ बची, तो ये 10 बचा, -10 पावर इंटू 10 और इंटू 10 की पावर 3, और ये -6 पावर ऊपर गई +6 हो गई, तो कुल मिला के 6 7 8 9 और 10 पावर्स प्लस में आ गई हैं तुम्हारी, 10 पावर्स प्लस में और 10 माइनस में, यानी कुछ नहीं बचा, 1 बचा यहाँ पे, और टेन थीटा यदि 1 बचा, इसका मतलब थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का एंगल बना देगा भैया, ठीक है, कितने का एंगल बना देगा, 45 डिग्री का, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। चले देखें ऊपर ऑप्शन कौन सा है, बी वाला, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, फटाफट नोट कर लें, पॉज का बटन दबाएं, नोट करें फटाफट। चलिए अब मैं नीचे ले रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लिया ना आपने, नीचे ले रहा हूं मैं, आ गया दूसरा क्वेश्चन, 1 करोड़ रुपए के लिए आपके स्क्रीन पे, फटाफट देखें। अ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, इफ द बॉब एंड द कैपेसिटर्स आर चार्ज्ड, अच्छा कैपेसिटर मतलब एक प्लेट प्लस होगी दूसरी प्लेट माइनस होगी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, बट टाइम पीरियड पेंडुलम पे क्या असर पड़ेगा। तो देखो ये प्लेट मान लो कि प्लस है, कोई ना कोई सी तो प्लस होगी ना, कोई सी मान लो प्लस, उसमें क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, अब ये माइनस है तो अगर ये नहीं होती तो जो सादा पेंडुलम होता है वो जब चलता है तो उसका टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई √L अपॉन जी, याद है, अरे 11th क्लास में पढ़ाया था, मतलब मैंने पढ़ाया कि नहीं मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं तो पढ़ाया होगा तुमको, तो 11th क्लास में टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g था। अब वो ये बोल रहा है कि अगर इस पेंडुलम को यहाँ पे चार्ज दे दे, ठीक है, और फिर उसको कैपेसिटर में डाल के चलाएं तो क्या होगा, अरे कितना खुराफाती दिमाग का इंसान, अच्छा खासा पेंडुलम चल रहा है, चल रहे तो चार्ज देंगे, पेंडुलम को डालेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, चलो ठीक है कर देते क्वेश्चन। तो अब इसके अंदर देखेंगे कौन से फोर्स लगता है यहाँ पे, तो ये वाला जो है ये प्लस, ठीक, तो प्लस माइनस से अट्रैक्ट होगा ना, तो प्लस यदि माइनस से अट्रैक्ट होगा तो इधर साइड जाने की कोशिश करेगा, तो मान लो कि पेंडुलम पहले यहीं तक आता था, अब इस वाले ने और खींच लिया इस साइड, इसका मतलब इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स इधर लग गया, एक एक्स्ट्रा फोर्स इधर लग गया, तो यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा फोर्स है उसका अपन FBD बनाएंगे, और FBD बना के वो नीचे mg और वो टेंशन वगैरह जो भी तुम करते हो वो सब करके ये देखो कि इसके टाइम पीरियड पे क्या असर आता है, ठीक है। अब तुम पॉज का बटन दबाओ और इसको ट्राई करो, बना के देखो, अभी करा है इसी टाइप का क्वेश्चन,
टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। अच्छा, इफेक्टिव जी निकाल के भी निकाल सकते हो, एक और शॉर्ट मेथड होता है जिससे इफेक्टिव जी निकाल लेते हैं हम, उससे ट्राई करके देखो। बनाया कुछ डायग्राम? तो अब देखें यहाँ पे नीचे की तरफ mg लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा, यहाँ पे इधर F इज इक्वल टू QE लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और चार्ज, और इधर टेंशन लगेगा। यहाँ तक अपने को पता। अब ये बताएं कि पहले जब वो चल रहा था तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स था, वो था mg। भाई जब पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था ना, तो ये जब यूं चल रहा था तो नीचे mg था, बस एक ही तो फोर्स था, टेंशन था। लेकिन अब ये फोर्स और ये फोर्स दो लग गए, तो बेसिकली इसके रिजल्टेंट, इस फोर्स का और इस फोर्स का हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और इस रिजल्टेंट से हमको पता पड़ेगा कि उसका नेट जी इफेक्टिव क्या है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा नए केस में वो आएगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी इफेक्टिव। ठीक है, जी इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी है। तो हमको ये पता है कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ बनती है तो हम उसका क्या निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, लॉ ऑफ पैलोग्राम से। तो इसका जब रिजल्टेंट निकालोगे तो इसका रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। सही है, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। अब जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसी को से हम g इफेक्टिव निकालेंगे। तो ये जो r है इसको हम m, ये बेसिकली है क्या, ये एक तरीके का फोर्स है ना। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन इफेक्टिव यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिव ले लेते हैं। तो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। ठीक है, ये इसका वो बन गया। अब अपॉन में ले लो इसको, तो अपॉन में ले लो तो g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर होल अपॉन में m, होल अपॉन में m। अब ये जो m है ना, इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं रूट के अंदर। तो रूट के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा QE का होल स्क्वायर अपॉन m, लेकिन रूट में डालोगे ना तो m स्क्वायर हो जाएगा। रूट में डालेंगे तो ये QE बाय m, ये रूट है ना इस साइड, तो ये रूट है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं QE बाय m होल स्क्वायर प्लस ये m से m कैंसिल हो जाएगा तो अंदर बचेगा g स्क्वायर। ये आएगा इसका इफेक्टिव ग्रेविटी। एक बार देख लें, उसके कैलकुलेशन किसी को समझ में नहीं आए हो तो ये जो m है, ये m इसका अब पहले रूट में ले जाना है इसको। तो रूट में ले जाना है तो तुम एक काम करो, जिसको नहीं है स्टेप, एक शॉर्ट स्टेप और डाल देता हूँ यहाँ पे, QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, ये तो लिखे रहने दो। क्या अपन अगली स्टेप में अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर लिख सकते हैं नीचे? हाँ लिख सकते हैं ना, क्योंकि m ही तो लिखा है, m को तो अंडर रूट m स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब इन दोनों रूट को कंबाइन कर लो। क्या बोला मैंने, इन दोनों रूट्स को कंबाइन कर लो। तो QE के अपॉन में क्या आ जाएगा, QE के अपॉन में, QE स्क्वायर के अपॉन में क्या आ जाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, m स्क्वायर g स्क्वायर और अपॉन में m स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि रूट एक ही कर लिया ना मैंने नीचे से ऊपर तक का। अब ये इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, दोनों का स्क्वायर एक ही कर दिया और इसमें m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो ये बन गया इट इज इफेक्टिव g, इफेक्टिव g। अब कुछ नहीं करना रहता है, ये जो इफेक्टिव जी रहता है उसको इसमें इंट्रोड्यूस कर देता है। तो d इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन g इफेक्टिव। g इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, g इफेक्टिव का मतलब हुआ QE बाय m का होल स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। ठीक है, QE बाय m का होल स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। ठीक, अब एक चीज ये बताओ कि ये पेंडुलम फास्ट हो गया कि स्लो हो गया पहले से? अरे पहले नॉर्मल था ना, पहले कैसा था, नॉर्मल था। तो पहले जो ये नॉर्मल पेंडुलम था वो कैसे चलता था, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G से चलता था।
मैंने पूछा कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में फास्ट हुआ कि स्लो, फास्ट हुआ या स्लो, ये पूछा है मैंने। बोलो, सोचा करो यार, बीच बीच में जो है वो पॉज दबा लिया करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि कहानी सुनना आ गए, ठीक है? पॉज दबाओ, सोचो फास्ट हुआ कि स्लो। नीचे फॉर्मूला डिराइव कर ही दिया मैंने, ये आ गया फॉर्मूला। तो अब देखो ये वाली चीज एक्स्ट्रा आई ना, एक्स्ट्रा। पहले तो सिर्फ एल बाई जी था ना, रूट हटाते तो ये आता। ये चीज एक्स्ट्रा आई है ना, ये वाला बढ़ा। कौन सा बढ़ा? डिनोमिनेटर बढ़ा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये वाला घटा। तो इसका मतलब टाइम पीरियड का क्या हुआ? कम हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फास्ट हुआ कि स्लो, तो हमने बोला टाइम पीरियड कम हो गया, टाइम पीरियड डिक्रीजेस। अब टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ, डिक्रीज का मतलब फास्ट की स्लो। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 2 घंटे का पेपर है और टाइम पीरियड डिक्रीज कर दूं, बीच में अचानक बोल दूं कि 1 घंटे में ही खत्म करना, अब 1 घंटे में ही खत्म करना, टाइम पीरियड डिक्रीज कर दिया मैंने, तो ये बताओ कि तुम अब फास्ट सॉल्व करोगे कि स्लो? तो उसका आंसर फास्ट, तभी तो 1 घंटे में कर पाओगे ना। तो टाइम पीरियड जब भी डिक्रीज होगा उस वक्त ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है? टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब क्या है? उसका फास्ट हो जाना। तो इसको अपन क्या बोल देंगे? फास्ट हो जाएगा, ठीक? ये क्लियर हुई बात। तो इसको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। चलिए फटाफट लिखें, नीचे ले रहा हूं, हाँ लिख लें फटाफट, नोट कर लें, पॉज दबा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? हाँ ये रहा आपके स्क्रीन पर। अरे नहीं रहा, अभी रुको, आएगा। हाँ अब आएगा, नीचे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स a distance of 4 centimeter. An electron falls a distance of 4 centimeter in a uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4. इलेक्ट्रॉन है 4 सेंटीमीटर टपक गया। द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन फॉलिंग निग्लेक्ट द ग्रेविटी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन है, नीचे टपक गया, फॉल हो रहा है, लेकिन ये मत सोचना कि ग्रेविटी से फॉल हो रहा। तुम्हारे दिमाग में पहली बात ये आई होगी कि ग्रेविटी से फॉल हो रहा। अरे ग्रेविटी से नहीं हो रहा, उसने बोला निग्लेक्ट ग्रेविटी। तो फिर इलेक्ट्रॉन नीचे क्यों जाएगा? जब ग्रेविटी नहीं होगी तो वहीं अटके रहना चाहिए, निगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन को वहीं अटके रहना चाहिए। 100% यहाँ पे फील्ड होगा, 100% क्या होगा? फील्ड होगा। फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को कर दिया होगा। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन टपका नीचे तो फील्ड किधर हुआ? अब कुछ भी मन से मत बोलो कि पॉजिटिव ऊपर निगेटिव उधर, बताओ फील्ड किधर हुआ? तो जब ये नीचे जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो 100% नीचे प्लस होगा, प्लस से मिलने ही जाता है निगेटिव वाला। निगेटिव को पॉजिटिव में ही इंटरेस्ट है, ठीक है? और निगेटिव से भाग के उसकी तरफ गया, ये निगेटिव से भाग के उसकी तरफ गया तो ये फोर्स लगा इसके ऊपर, तभी तो गया। और फोर्स कितना लगता है? F = QE। इस फोर्स से नीचे गया। अब जब फोर्स लगेगा तो फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, तो फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। उसका कारण क्या है कि फोर्स = ma, फादर बराबर माँ, फादर बराबर माँ। इसका मतलब जब जब फोर्स आएगा, जब जब फादर आएंगे, जब जब माँ की ममता भी आएगी तो एक्सेलरेशन भी आएगा। तो एक्सेलरेशन = फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन = फोर्स अपॉन मास, और ये लग रहा है उसके ऊपर फोर्स, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो हमने बोला एक्सेलरेशन = फोर्स अपॉन मास एंड फोर्स = QE, सो इट विल बी QE अपॉन m। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई? QE अपॉन m हो गई। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, हो गई। तो अब QE अपॉन m हो गई। अब क्या करें? वो पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन फॉलिंग। 4 सेंटीमीटर करने में कितना समय लगेगा?
4 सेंटीमीटर गिरने में कितना समय लगेगा। तो पहली चीज़ ये पता करो कि क्या एक्सेलरेटेड मोशन है। तो उसका हाँ एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगता है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एक्सेलरेटेड मोशन में लगा दीजिए s 4 सेंटीमीटर 4 डिवाइडेड बाय 100, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन निकाल ही लिया तुमने q e बाय m। एक्सेलरेशन क्या है q e बाय m और कितना समय लेगा ये पूछा। अब तुम्हारे पास q और e है क्या, तो q तो हमें पता है, e चाहिए। q तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, उसका कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो 5 × 10⁻⁴ कितनी थी भाई, ऊपर 4 थी, तो इट इज़ 5 × 10⁻⁴। अब वैल्यू डाल देता हूँ मैं, तो 4/100 इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है q, इट इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इंटू टी का स्क्वायर। तो मास ऑफ द प्रोटॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो मैं भूल गया, ऊपर लिखा था 5 इंटू 10⁻⁴ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 5 इंटू 10⁻⁴। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें तो टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो टी स्क्वायर निकल आएगा। तो पहले इधर से इधर ले आए सारी चीज़ें, तो ये इससे 25 बार कैंसिल। अब ये वाला इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 अपॉन 25। ठीक है ना, ये 2 गया, ये गया, ये गया, उधर गया, ये इधर गया, इक्वल टू 1.6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻19 में से 4 गए तो माइनस के 15 बचे इंटू टी स्क्वायर। अगली स्टेप में ये भी उठा लाओ नीचे, तो टी स्क्वायर रह जाएगा सिर्फ। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 अपॉन 25 इंटू 1.6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻15। बोलो अब क्या करना है, फटाफट काटा पीटी में चाहें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर का हिसाब कर लो पहले। ये 31 है, 15 है, ऊपर जाएगी तो 10⁻⁻31 प्लस 15 हो जाएगी। ठीक, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻31 में से 15 गए तो 30, 16 बचे। ठीक, यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब इसके आगे का नंबर लिखना बचा है अभी, तो यहाँ पे काटा पीटी में चाहें तो ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओ, ये इससे 8 बार कैंसिल, ये हो गया 8 5 40, ऊपर हो गया 91, नीचे आ गया 25 इंटू 40। ठीक, अब ऊपर आया 91 अपॉन 25 इंटू 40 इज 1000। ये 100 हो गया, 1000 हो गया, 1000 तो 0 में एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसको अब मैं लिखता हूँ 9.1 इंटू 10 अपॉन 1000। ये आ रही समझ में बात। 9.1 ले लिया मैंने, उसको क्यों ले लिया अभी बताऊंगा। अब ये 0 से 0 कट गया, अब ये ऊपर गए तो 10⁻⁻16 में जब जाएंगे तो -18 हो जाएंगे। तो हो गया टी स्क्वायर इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻18। अब इसलिए ले लिया क्योंकि रूट निकल रहा है आसानी से। 9.1 का रूट 3 अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि 9 है वो, और इसका रूट माइनस का 9, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻9। ऑप्शन ढूंढो, 3 इंटू 10⁻⁻9, ये रहा। देखो मैंने अप्रॉक्सीमेट करा था ना, उसने एग्जैक्ट आंसर दे दिया 2.99। दिस इज द आंसर। जी की वजह भी 9.8 ऐसा, अच्छा जी तो लिया ही नहीं है, ढंग से कैलकुलेशन करे होंगे अपन ने, ऐसे अप्रॉक्सीमेट किए, इसलिए अपना आंसर 3 आया, उसका आया 2.99। 2.99 इज अप्रॉक्सीमेटली 3। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट क्वेश्चन, चलिए जल्दी चलिए, नीचे ले रहा हूं, करें नोट फटाफट, नीचे ले रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नीचे। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कराया है। बताओ, फिगर शो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। द फिगर सजेस्ट दैट ई इलेक्ट्रिक फील्ड वी पोटेंशियल। तो ए और बी पॉइंट पे बताना है क्या हो रहा है।
ठीक है, अब ये तो तुम लोग करो भाई, ठीक है, ये वाला तुम लोग करो, बताओ कैसे करेंगे। देखो ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा। अच्छा, इसमें दो आंसर सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा, पहले तो ये होता ए पे कि बी पे? अरे बोलो, ए पे पक्का? हाँ, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है कि ए पे भीड़ लगी हुई है, ठीक है, ए पे क्या है, भीड़ लगी है, थोड़ी जगह में ज़्यादा लाइन्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है। आ गई बात समझ में। दूसरी चीज़, ए और बी में से जब अपन चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, यानी कि बी से ए की तरफ यूँ जाएंगे, यहाँ से यूँ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पे पोटेंशियल कम होता है। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पे पोटेंशियल कम है, तो वी बी ज़्यादा है, वी ए कम है। ये हो गया सॉल्व। अभी तो समझाया था पिछली क्लास में, याद रखना है कंसेप्ट कि किस दिशा में जाने से क्या होता है और भीड़ से क्या होता है। ठीक, चलिए देखें यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। अगर एक गिवन एरिया में, जैसे एक गिवन एरिया इतना, इस एरिया में कितनी लाइनें आ रही हैं, तो 3 लाइनें आ रही हैं, 1 2 3। अब क्या करना है, इस एरिया को उठाना, यहाँ से एरिया को उठाना और यहाँ ले जाना। अब बताओ बी पॉइंट में इसमें कितनी लाइनें आई, तो बी पॉइंट में एक ही लाइन आई, ये वाली 1 लाइन, जबकि इसी एरिया में यहाँ पे कितनी लाइन थी भाई, इसी एरिया में यहाँ पे कितनी लाइन थी, ये तो ये नहीं, इसी एरिया में यहाँ पे कितनी लाइन थी, तो इसके अंदर 3 लाइनें थी, 3 लाइन। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है बी से और करीब 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 3 गुना, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते इसलिए लिख नहीं रहा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है ए पे बी पे, तो इसको अपन कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस अपॉन एरिया। नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा होनी चाहिए, एरिया कम होना चाहिए, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनेट होता, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होनी चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा, एरिया कम होना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट बताएं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के सिंपल कंसेप्ट है, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलेंगे, तो ये हमारा गुड्डा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चला, जैसे ही चलेंगे तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कम होता जाएगा, तो पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखें इसको, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में इधर गए तो पोटेंशियल कम हो गया, तो ए पे पोटेंशियल कम है, ए पे पोटेंशियल कम है, तो ये वाला ऑप्शन हुआ ना, ए पे पोटेंशियल कम है। तो इसके 2 आंसर्स हैं भाई, ये मल्टीपल चॉइस था, इसके 2 आंसर्स हैं, ये वाला ये वाला। चलिए बना लें फटाफट, नेक्स्ट पे चल रहे हैं फिर अपन। दबाए पॉज, नीचे ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बोले ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ओके, ओरिजिन बना दूं मैं, ओरिजिन पॉइंट चार्ज को प्लेस कर दूं, ये कर दिया। पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन कर दिया भाई, आगे बोलो। ये ई बी ई सी आर इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 पॉइंट्स 1 2 3, कोई पॉइंट है 1 2 3, तो मान लो यहाँ कहीं है, उसको कौन बनाए, 1 2 3 एक पॉइंट ही है, इट इज ए। 1 1 माइनस 1 1 1 इधर माइनस 1 यहीं पे 3D में कहीं पे आएगा, अब यहाँ तो मैं बना नहीं पाऊंगा उसको। और 2 2 2, ठीक है, तो कोई आएगा पॉइंट, मान लो 2 2 2, ये 2 2 2 आ गया, दिस इज पॉइंट सी। और यहाँ पे कहीं पे बना देता हूँ मैं 1 1 माइनस 1 भी यहीं कहीं बना देता हूँ, ये रहा 1 1 माइनस 1, ये पॉइंट है बी। तो 3 पॉइंट दे दिए। अब इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो बनेगा ही, सीधी बात है, वो तो गोले बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे गोले बनाता, तो सब उसकी चपेट में आ जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी गोले जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट फीका पड़ता जाता है, पर होता है इनफाइनाइट। ये भी इसके अंदर आ जाएगा, सर्कुलर बनाएगा, ये वाला भी आएगी, अरे और आगे आगे कहाँ तक भी, जहाँ तक भी जाता।
अब ये बताओ कि ई ए परपेंडिकुलर टू ई बी, पहला ऑप्शन बोल रहा कि क्या ऐसा है, ये परपेंडिकुलर टू ई बी। ई ए कौन है भाई, ई ए है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, दिस इज ई ए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बी होगा, क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो देखो जहाँ पे चार्ज रहता है ना उसको ओ बोलते हैं, और वहां से एक वेक्टर लेना पड़ता है तुमको, ओ ए वेक्टर, डायरेक्शन निकालने के लिए। तो ओ ए वेक्टर और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए बी पॉइंट पे निकालना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, उसको बोलेंगे ओ बी वेक्टर। और यदि सी के लिए निकालना होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंगे और उस वेक्टर का नाम दे देंगे ओ सी वेक्टर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये अपन कुछ नहीं, यूनिट वेक्टर यहीं आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये हमेशा एक ही जैसा होता है। अब ये जो यूनिट वेक्टर आता है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला जो यूनिट वेक्टर है भाई, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ये जो आया ना, ये सिर्फ डायरेक्शन शो करेगा, जबकि ये वाला जो रहता है ये इसकी मैग्नीट्यूड शो करता है। अब जब भी तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है तो इट इज ओ ए वेक्टर। जैसे ए का निकालना है ना, तो फर्स्ट अगर मैं ए का निकालूं, ए पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं तो इट इज ओ ए वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर होगा ये। तो ओ ए वेक्टर होता है हमेशा ए वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर का मतलब आई प्लस टू जे प्लस 3k आया समझ में, क्या कर दिया मैंने, माइनस ओ वेक्टर इज 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये क्या है, ओ वेक्टर। तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, i प्लस 2j प्लस 3k। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं आया, ये ई वेक्टर का डायरेक्शन आया। अब अगर इसका मेरे को यूनिट वेक्टर भी बनाना, ठीक है, इसका भी मेरे को ओ ए का यूनिट वेक्टर बनाना है, तो मुझे ओ ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड ओ ए से डिवाइड करना पड़ेगा। ओ ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड ओ ए से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k तो है ही, अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इट इज i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 14। ये ओ ए का डायरेक्शन आया, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इतना करने की जरूरत नहीं, ये वेक्टर भी पता है तो भी डायरेक्शन निकल सकता है। तो ओ ए का निकाल लिया तुमने। अब सेकंड नंबर पे तुमको निकालना है बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए मुझे ओ बी चाहिए रहेगा, बाद में ओ बी का वेक्टर भी चाहिए रहता। तो ओ बी क्या आएगा, तो अब इतना करने की भी जरूरत नहीं है, बार बार लिखूँ और माइनस करूँ, सीधे यही लिख देता हूँ, दैट विल बी आई प्लस जे माइनस के। ऐसा ही तो किया है अपन ने पहले, ये पीछे माइनस 0 0 करने से क्या फ़ायदा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, पीछे तो 0 ही माइनस होने वाले हैं, क्योंकि ओरिजिन पे है, चार्ज कहीं और रखा होता तो ज़रूर माइनस कर देते अपन उसमें। अब ओ बी वेक्टर मिल गया। ऐसे के ऐसे ही मैं तीसरे नंबर पे ओ सी वेक्टर निकाल लूँ। तो सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, ओ सी वेक्टर चाहिए रहेगा। तो ओ सी वेक्टर निकाल लेता हूँ मैं। ओ सी वेक्टर कहाँ है भाई, ये रहा सी, दैट इज़ 2i प्लस 2j प्लस 2k। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन बोलता है कि क्या ये ई बी के परपेंडिकुलर है। तो देखें भाई, क्या ये ई बी के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। कंडीशन का की लगाएंगे, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या है, तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा। आई बात समझ में, ए का बी से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा, ये कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी की। अब ए वेक्टर कौन सा तुम्हारा, ये रहा ओ ए वेक्टर, यही तो है ओ ए वेक्टर। और बी वेक्टर कौन सा, ये, इनको डॉट प्रोडक्ट करो 0 आता है क्या,
तो ए वेक्टर का मतलब i प्लस 2j प्लस 3k, इसका डॉट प्रोडक्ट i प्लस j माइनस k से 0 आता है क्या, तो कर लेते हैं। i में i का होएगा, j में j का होएगा, k में k का होगा, तो i में i का कर दो 1 आया, आगे प्लस j में j का कर दो 2 आया, और इसमें इसका कर दो तो -3 आया। तो हाँ ये 0 आ गए, 0 आ गए, इसका मतलब परपेंडिकुलर है ए बी के, और ए बी के परपेंडिकुलर है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे और मोर देन 1 करेक्ट भी हो सकते हैं, तो ये तो सही है। अब क्या ई ए इसी के पैरेलल है क्या, चेक करना, ई ए इसी के पैरेलल है क्या, तो कंडीशन ऑफ पैरेललिटी लगानी पड़ेगी, या पैरेलल के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब कंडीशन ऑफ पैरेलल के लिए लगा दूंगा, कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स क्या होती है भाई, क्या होती है कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, तो कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स होता है। अब ये बोल रहा है कि क्या a और c पैरेलल हैं, ये c है और ये वाला इसके ऊपर लिखा था ना ये a है, क्या a और c पैरेलल है, तो ओ ए वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k, और ओ सी वेक्टर है 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब इसके आगे वाला a है, ये b है, ये c है, तो क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 बराबर हो रहे हैं क्या, तो 1/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 3/2 क्या है, बराबर हो रहे हैं क्या, तो उसका आंसर है नहीं हो रहा, इसका मतलब दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, तो ये क्या है, नॉट पैरेलल, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन जो बोल रहा है वो बात सही नहीं है, वो गलत है, तो ये वाली जो ऑप्शन है रॉन्ग कर दिया अपन ने। चलो अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे जो है वो 4 गुना है इलेक्ट्रिक फील्ड सी के। अब गुना कहाँ से देखोगे, कितने टाइम्स है ये कहाँ से देखोगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अब चूंकि Q तो सब में एक जैसा ही है तो उसका रोल नहीं है, अब रोल है E का R का, तो E प्रोपोर्शनेट टू 1/r² होती है। अब तुम क्या करो कि डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो कहाँ से, ओरिजिन से, सभी पॉइंट्स का। तो कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कैलकुलेट कर लो। तो सबसे पहले OA निकालेंगे, OA डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो इट इज अंडर रूट ऑफ, ये से निकलेगा ना, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसके आगे का स्क्वायर वही इसका वैल्यू होती है, तो इट इज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब अगर किसी ने बोला OB की वैल्यू निकाल लो, OB की, तो OB की मॉड वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ, OC की निकाल लो, तो इसकी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो मॉड वैल्यूज ऐसे निकलती, आगे आगे वालों का स्क्वायर होता है बस। अब देखो ये A है, ये B है, B कौन सा वाला, ये वाला B है, तो B का 1 1 -1 दैट इज 1 -1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारे पास C बचा, तो C ये है, तो C का क्या है 2 2 2, वैल्यू ले लो, अंडर रूट ऑफ 9 10 14 14, अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 1 3, अंडर रूट ऑफ 2 × 4, और ये हो गया 6, 4 4 8 9 10 11 12 होगा। सही करा है मैंने, 9 10 14 आ रहा है, इसमें 1 1 1 आ रहा है, यानी 1 + 1 + 1 √3 आ रहा है, फिर 4 + 4 8 9 10 11 12। ठीक है, ये बात सही है, 14 3 12। अब इसका स्क्वायर करेंगे
तो वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो चेक करो, वो ये बोल रहा है कि EB 4 गुना है EC से, EB 4 गुना है EC से। तो EB और EC, ये EB है ये EC है, क्या ये इससे 4 गुना है? तो पहले अपन EB निकाल लें, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा हूँ, डब्बा बना देता हूँ, लास्ट है इसलिए यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। देखो EA निकालो तो इट इज़ 1/4π0 Q बाय R स्क्वायर यानी 14। EB निकालो तो 1/4π0 Q बाय R स्क्वायर यानी 3। और EC निकालो तो EC इज इक्वल टू 1/4π0 Q अपॉन 12। आ रही बात समझ में? क्या किया मैंने? 1/4π0 और इसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस है ना, ये फिर इसका स्क्वायर, फिर ये, फिर इसका स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है कि क्या इससे 4 गुना है? तो हाँ है ना, इसका 4 गुना। EC में तुम 4 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें यदि 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ना। तो EC में यदि मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अपॉन में 3 आ जाएगा, तो ऊपर वाला बन जाएगा, तो EB आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन तो सही लग रही है, EB बराबर 4 टाइम्स EC। तो EB बराबर 4 टाइम्स EC, इसका मतलब ये वाला सही है। फिर बोल रहा है EB बराबर 8 टाइम्स EC, तो जब ये सही है तो ये तो गलत ही है, जब 4 टाइम्स हो गया तो 8 टाइम्स हो नहीं सकता। ठीक, चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन, पॉज का बटन दबा के लिख लें। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें, और नीचे ले रहा हूं, लिख लें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखें, नीचे आ रहा, बहुत कठिन क्वेश्चन, पढ़ लो आराम से पढ़ लो और सॉल्व करो। बहुत कठिन मतलब इतना भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा दिमाग लगेगा। An inclined plane makes an angle of 30 degree with the horizontal placed in a uniform electric field 10 volt per meter. Particle of mass 1 kg and charge 0.01 coulomb is allowed to slide down from the rest at a height of 1 meter. ठीक भाई ठीक, समझ गया। ये वाला जो है ये लुढ़क के नीचे आने वाला, लेकिन सादा सादा इंक्लाइंड प्लेन पे लुढ़कता तो 11th का क्वेश्चन हो जाता। उसने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की कोशिश करी है, इस पे चार्ज और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फेंक दिया इस साइड, ठीक है। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फेंका है इस साइड, उसके कारण भी इसके ऊपर कुछ एक फोर्स लगने लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन भी है इसके अंदर। क्वेश्चन में इसीलिए कठिन हो गया, चारों बार जो फोर्सेस आ गए, तो फ्रिक्शन भी है इसके अंदर। तो उस केस में ये बोल रहा है कि ये बताओ कि नीचे आने में कितना समय लगेगा, नीचे आने में कितना समय। तो पहली चीज़, नीचे आने में जाना लगना कितना, डिस्टेंस कितना है, तो नीचे आने का डिस्टेंस ये है। अब ये वाला 1 मीटर है, ये 30 डिग्री है, तो क्या अपन ये निकाल सकते हैं? तो उसका आंसर निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, निकाल देंगे। तो चलो निकाल ले पहले। तो कौन सा लगा दूं मैं? साइन थीटा लगा देता हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। तो इस ट्रायंगल के अंदर साइन ऑफ 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर, दैट इज 1 मीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज मुझे निकालनी है। साइन 30 होता है 1/2 विच इज इक्वल टू 1/h, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज जो है विच इज इक्वल टू 2 मीटर। हाइपोटेन्यूज मीन्स स्लैंट हाइट, यानी ये जो हरी वाली है स्लैंट हाइट, ये जो है वो 2 मीटर है स्लैंट हाइट। ठीक, जब समझ में आ गई बात। स्लैंट हाइट 2 मीटर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे में 2 मीटर, तो 2 मीटर लुढ़केगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये 2 मीटर लुढ़केगा। ठीक, 2 मीटर लुढ़केगा तो इस पर फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो पहले ये पता कर लो कि मास फोर्स है कौन सा, चार्ज कौन सा, पॉजिटिव है निगेटिव है। तो इसने बोला प्लस में ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस से माइनस की तरफ, इसका मतलब फोर्स लगेगा, ये प्लस का है तो माइनस से अट्रैक्ट होगा। अरे ये प्लस का चार्ज दिया है, ये माइनस होता है हमेशा इधर से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो यूं ने एरो दिया है ना उसने, इसका मतलब इधर साइड प्लस होगा, इधर साइड माइनस होगा। जब माइनस होगा और ये खुद प्लस है तो अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स इस साइड लगेगा। तो ये जो फोर्स है, किसका फोर्स, अरे क्या दब जाता है, किसका फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो किस साइड लगेगा, तो वो लगेगा इस साइड।
ये हो गया भाई, एक फोर्स लग गया, नाम दे दिया F इज इक्वल टू QE। चलो आगे बढ़ाओ, mg बोलो, mg। क्लास में बोलते हैं बच्चों से बोलते हैं mg बोलो तो mg बोलने लगते हैं, mg, अरे वैल्यू पूछ रहा हूँ mg, तो ये हो गया mg। उसके बाद इस पर रिएक्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइन खींच लूँ मैं ऐसी हूँ और इसका एक कंपोनेंट ले लेता हूँ, और पीछे आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस साइड हो गया mg sin थीटा, पीछे QE लग गया, यहाँ पे लग गया रिएक्शन। अब mg sin थीटा इधर, फ्रिक्शन इधर, F इज इक्वल टू QE इधर, तो F इज इक्वल टू QE में ये वाला देखो, ये वाला यदि थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होता, ये थीटा हो गया। अब ये अगर थीटा हो गया तो QE का एक कंपोनेंट इस साइड आ जाएगा, वो हो जाएगा QE cos थीटा, ठीक है। QE का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, QE cos थीटा, वो इसमें जुड़ जाएगा फ्रिक्शन में, और एक कंपोनेंट QE का इस साइड आ जाएगा, और इस साइड आ जाएगा तो वो हो जाएगा QE sin थीटा, और वो जुड़ जाएगा mg cos थीटा में, और रिएक्शन ऊपर हो गया, इधर हो गया। अच्छा, अब ये बताओ कि अलाउड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम ए रेस्ट टू अ हाइट। अब देखो mg sin थीटा नीचे और ये दोनों ऊपर है, तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन, F नेट अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड्स। इंक्लाइन के अलोंग डाउनवर्ड्स कौन सा फोर्स, इंक्लाइन के अलोंग डाउनवर्ड्स कौन सा फोर्स है, तो यहाँ पे जो नीचे mg sin थीटा लग रहा, दिख रहा mg sin थीटा, ऊपर लग रहा FF और ये, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स माइनस QE cos थीटा, ये नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स माइनस QE cos थीटा, ये नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। अब जब नेट फोर्स नीचे लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू रख सकते हैं उसके अंदर, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर, रिएक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू म्यू, और रिएक्शन क्या होता है, तो mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा। कैसे पता पड़ा, क्योंकि ऊपर है रिएक्शन R, ये रिएक्शन R, और नीचे इसको बैलेंस करने वाला mg cos थीटा और QE sin थीटा साथ में, तो mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा, तो ये दोनों नीचे, इसलिए यही रिएक्शन की जगह लिख दिया मैंने भाई। जैसे उसने पूछा रिएक्शन क्या था, हमने ये बोल दिया क्योंकि यही तो रिएक्शन है, रिएक्शन ऊपर है, ये दोनों नीचे हैं, इसका मतलब रिएक्शन इसके बराबर है, तो हम रिएक्शन की जगह यही लिख सकते हैं, तो लिख दिया भैया, ये फ्रिक्शन आ गया हमारा। तो हमारी जो इक्वेशन आई थी वो ये थी, इसके अंदर अभी हमें फ्रिक्शन का फोर्स पुट करना है, ये जो आया है, ये फोर्स का हमें पुट करना है, यहाँ से यहाँ पुट करना है, ठीक है। और जो फोर्स नेट आएगा उससे हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, माँ होती है, ए मिल जाएगा, ए मिल जाएगा तो रख देते हैं इसके अंदर। तो ma इज इक्वल टू mg sin थीटा, अब ये पुट कर रहा हूँ फ्रिक्शन की वैल्यू, प्लस म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू, फ्रिक्शन माइनस में है, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। अब फिर से देखें, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू QE sin थीटा माइनस QE cos थीटा। आई बात समझ में, फिर से बताऊं, म्यू mg cos थीटा ये आ गया माइनस में, फिर म्यू QE sin थीटा ये आ गया माइनस में, और ये लास्ट वाला जो लिखा है ये यहाँ लिख लिया, ठीक। अब एक्सेलरेशन निकाल लें, तो एक्सेलरेशन निकाल ले तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अपने को वैल्यू पुट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दूं, तो पुट दी वैल्यूज, पुट वैल्यूज, वैल्यूज क्या क्या दे रखी हैं लिख लेते हैं। m चाहिए मुझे, म्यू चाहिए, e चाहिए, थीटा चाहिए, 4 बातें चाहिए। तो थीटा तो दे रखा उसने 30 डिग्री, ठीक है। और देखें क्या क्या दे रखा, 100 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी दे रखी है उसने, 100 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 बातें हो गई। म्यू चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए, तो 1 kg पार्टिकल है, तो 1 kg पार्टिकल है, वो 1 kg भी रख देंगे यहाँ पे।
अब बचा कुछ नहीं, ये 1 m की जगह 1 रखना हर जगह पे, तो ये सब हटते ही जाएंगे, रखूँगा ही नहीं मैं। ए निकालना है मुझे, ए इज इक्वल टू जी, जी की जगह 10 इंटू साइन 30 1/2 माइनस म्यू की जगह 0.2, एम हट गया, जी की जगह 10 cos 30 √3/2 माइनस म्यू की जगह 0.2, क्यू यानी चार्ज कहाँ है, 0.01 कूलम, तो चार्ज भी चाहिए भाई, 0.01 कूलम यहाँ रखना था ना, तो इट इज़ इंटू 0.01 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 100 इंटू साइन थीटा तो साइन 30 माइनस क्यू की जगह 0.01 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 100 इंटू cos 30 √3/2। ये सब सॉल्व कर लोगे तो बढ़िया सा आसानी से आंसर आ जाएगा। एसेलरेशन कितना छोटा कैलकुलेशन है ना, तो ये सॉल्व करने से एसेलरेशन मिल जाएगा। अब एसेलरेशन मिल जाएगा और तुम सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है तुमको आता है इतना सॉल्व करना। अब इसका करना है क्या, एसेलरेशन का, एसेलरेशन को रखना है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में रखें क्या, हाँ बिल्कुल रखो। क्यों, क्योंकि ये जब यहाँ से यूँ चलेगा तो एसेलरेटेड मोशन है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में रख दो उसको, तो ऊपर कर देते हैं। अब ये जो एसेलरेशन आया है ये आने वाला है, ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में रखने वाला हूँ मैं। तो s जो डिस्टेंस उसको चलना है, तो अभी अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, उसको स्लैंट डिस्टेंस चलना है। कौन सा डिस्टेंस चलना है, स्लैंट डिस्टेंस। और याद हो तो सेंस डिस्टेंस सबसे पहले कैलकुलेट करके बैठे थे अपन, ये वाला 2, इस इंतजार में कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 मीटर का स्लैंट डिस्टेंस है, s की जगह मैंने रखा 2 विच इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एसेलरेशन। ये जो एसेलरेशन आने वाला है, जो 1-2 घंटे में तुम निकाल लोगे, वो इसके अंदर रख देना। तो ये एसेलरेशन यहाँ रख देना इनटू टाइम का स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर। अब ये t स्क्वायर इधर से इधर गया, 2 इधर गया, तो हो गया 4 और अपॉन में एसेलरेशन विच इज़ इक्वल टू t स्क्वायर। इसका मतलब t बराबर 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ और वो एसेलरेशन जो भी तुम यहाँ पे डालने वाले हो, ठीक है। ये बस जहाँ डब्बे हैं वहाँ एसेलरेशन डाल दो, इस जगह पे और इस जगह पे, और टाइम आ जाएगा, ठीक। अब ये एसेलरेशन कैलकुलेट कर लो और वैल्यू डाल दो उसको, आ जाएगा आंसर। कर पाओगे, आंसर बताऊं क्या, कैलकुलेटर से सॉल्व करने से आ रहा है 2.237। ये यहाँ जो आया है 2.237, उसको तुम यहाँ रख देना इस जगह पे, तो यहाँ पे रख देंगे अपन 2.23, यहाँ रख देंगे, फिर अगली स्टेप में 2.33 यहाँ पे, फिर 2.23 यहाँ पे। इसका रूट लेने से ये सॉल्व करना आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये, वहाँ पे परीक्षा में इतना कठिन कैलकुलेशन नहीं आएगा, शॉर्ट में आ जाता है, उससे हो जाएगा ऐसा कुछ क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कंसेप्ट समझाना था इसलिए मैंने वैल्यूज़ भी डाल दी। तो सॉल्व करके देख लें इसको, कंसेप्ट समझ में आ गया ना किस तरीके से किया है। चलिए नोट कर लीजिए, नीचे ले रहा हूँ मैं, नोट कर लो फटाफट, आंसर भी लिख लो। ठीक है, तो ये आज अपन ने न्यूमेरिकल्स करे, इसके थोड़े टफ थे, कुछ क्वेश्चंस टफ थे, कुछ कंसेप्चुअल थे। तो अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल। और डायपोल भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, पोटेंशियल भी बनाता है, परंतु पोटेंशियल अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, इसलिए अपन सिर्फ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालेंगे। पोटेंशियल जब निकालेंगे जब हम पोटेंशियल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास।